हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 1 अप्रैल। आज से शुरू हो रहा है नया फाइनेंशियल ईयर। साथ ही साथ आज मूर्ख दिवस भी है। खैर, 1 अप्रैल की करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, डेली करंट अफेयर को। और आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 लाख की फैमिली हम लोग पूरा हो गए हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे अब अगले टारगेट की तरफ। सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो, है ना। हालांकि आप लोग तो करते नहीं हो, आप लोग तो छिपाते हो कि कहीं और किसी को ना पता लग जाए, लेकिन शेयर कर दिया करो, इससे हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। शुरुआत करते हैं रिवीजन से। रिवीजन कल का करेंगे। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। किस थीम के साथ? टुवर्ड जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। इसके अलावा म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। और भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2025 ये आयोजित किया गया चेन्नई में, 14वां संस्करण था। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था, पंजाब सरकार ने झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित यहाँ पर की जाएगी। आईआईटी कानपुर में सीडीएस अनिल चौहान जी ने टेक का उद्घाटन किया है। और वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में गिफ्ट सिटी को, गुजरात की गिफ्ट सिटी को प्रतिष्ठित लाभ श्रेणी में पहला स्थान मिला है। और जसप्रीत बुमराह को एल&टी फाइनेंस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बनाए गए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और गणितज्ञ रहे मासाकी काशिवारा, इनको एबल पुरस्कार मिला है, जिसे गणित का नोबेल कहते हैं, जिसे जापान के रहने वाले हैं। हरियाणा में भारत सरकार ने नरेगा की मजदूरी में वृद्धि की हुई है और ये 2 से 7% तक के बीच में वृद्धि है। हरियाणा में सबसे ज्यादा हुई है। तो ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को देखेंगे। इसकी पीडीएफ और क्विज एमजीटी ऐप पर आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस ये आज के ही दिन मनाया जाता है, यानी 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। उत्कल आप अपने राष्ट्रगान में भी सुनते हो ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, है ना। तो ये भारत के राज्यों का या कहीं प्रांतों का उल्लेख है तत्कालीन उस टाइम के। खैर, यहाँ पर अगर हम लोग उत्कल दिवस की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को ना, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी, 1936 को। तो इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला ये पहला राज्य बना था आजादी से पहले। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना था, तब आप आंध्र प्रदेश बताएंगे, ठीक है ना। तो वो स्वतंत्रता के बाद 1955-56 में बनाया गया था। लेकिन ये 1936 में ही एक बार अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बंगाल और बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। उड़ीसा पहले बंगाल बिहार उड़ीसा एक में रहा करते थे, जिसे बंगाल प्रांत कहते थे। और उसके बाद धीरे धीरे अलग होता गया। फिर आगे चल करके मतलब 1905 में पहले तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल किया गया। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था, आपने पढ़ा होगा जीएस में। तो वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल हुआ। पूर्वी बंगाल आगे चल करके आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान बन गया। और फिर उससे भी आगे 1971 में जाकर के वो बांग्लादेश बन गया। पश्चिमी बंगाल आज भी पश्चिम बंगाल है। उड़ीसा जो अलग हुआ था 1936 में अलग हुआ था। फिर बिहार भी आगे चल करके अलग हो गया। तो इस प्रकार से वहाँ की भौगोलिक स्थिति रही। खैर, कटक पहले राजधानी इसकी थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी भुवनेश्वर बना दी गई 1948 से, ठीक है ना। उड़ीसा प्रांत का प्रथम गवर्नर सन जॉन हुब्बाक हुआ करते थे। और स्टेट का पेज नहीं लगा है, कोई बात नहीं। स्टेज का पेज मैं आपको वैसे भी बहुत बार दिखा चुका हूँ। उड़ीसा से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको याद दिला दूं। देखो, एक तो मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। दूसरा, यहाँ पर चिल्का लेक जब भी आता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। आज पेज लगाना यहाँ पर मिस हो गया है पीपीटी वाले से। चलिए, तो यहाँ पर देखो, चिल्का झील मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ कि इससे 3 पॉइंट याद रखना। एक तो ये फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है ना, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। दूसरा दूसरा ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तीसरा, ये लैगून टाइप की झील है। लैगून टाइप की पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी झील जो है लैगून टाइप की झील है ऑप्शन में, है ना। तो चिल्का झील जो है ये एक लैगून टाइप की झील है। इसके अलावा उड़ीसा से मैंने आपको सिमिलीपाल वन्य जीव अभयारण्य बताया है, भीतरकनिका नेशनल पार्क बताया है, और चंद्रिका हाथी बताया है बिहार। और भीतरकनिका जब भी आता है मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव वन क्षेत्र है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए क्या थीम निर्धारित की? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए थीम निर्धारित की गई है योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 21 जून को। तो 21 जून को मनाते हैं, लेकिन थीम बहुत पहले ही अनाउंस कर दी जाती है कि इस बार हम लोग का फोकस किन चीजों पर रहेगा। तो थीम डिसाइड कर दी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये है थीम इस बार की। ठीक है, तो 2025 की योगा थीम घोषित कर दी गई है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भारत की ही पहल पर यूएन ने इसको आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की थी। तो ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम लोग भारत में तो मनाते ही हैं, लेकिन भारत की पहल पर यूएन ने इसको अप्रूवल दे दिया था 2015 में पहली बार। ठीक है, चलिए, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसकी थीम बहुत पूछी जाती है, थीम याद रखना। योगा के 3 महीने बाद शांति आनी शुरू हो जाती है, तो योगा करना शुरू करो, शांति आएगा। ठीक है, 21 जून को योगा करो, 3 महीने बाद 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, योगा करोगे तभी शांति आएगी। खैर, शांति तो आपको आएगी सिलेक्शन लेने के बाद ही, असली शांति। तो वो सिलेक्शन मिलेगा आपको करंट अफेयर के ब्रह्मास्त्र। इसकी बुक तो अब नहीं है, लेकिन ई बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। ई बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, और अभी नवरात्रि और ईद का ऑफर चल रहा है, तो दुर्गा 50 कूपन कोड यूज करके आप इसको मात्र 49 रुपए के आसपास में इसे प्राप्त कर सकते हो, है ना। ये ई बुक पूरा साल भर का 2024 का करंट अफेयर का है। जाइए फटाफट से ले डालिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। एमजेटी ऐप पर जाओगे तो आपको यहाँ पर वीडियो कोर्स सॉरी ई बुक सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाकर वार्षिकांक पर जाना ब्रह्मास्त्र पर, और उसमें अंदर जाओगे अगर, तो कूपन कोड आपको यूज करना है। यहीं पर आपको दुर्गा 50 डाल देना है। अगर कूपन कोड डालने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ऑफर फॉर यू पर क्लिक करना है और वहां पर चले जाना है ना। लेकिन एक जरूरी बात और, यहाँ पर ना जो ई बुक लिखा रहेगा उसके नीचे जो प्राइस है उसी पर टच करना है, यहाँ वाले पर आल पर मत क्लिक कर देना। जो ई बुक का नीचे, ई बुक के जस्ट नीचे जो लिखा रहता है प्राइस, उस पर क्लिक करोगे, तब उसके बाद गो टू कार्ट पर जाओगे, तब यहाँ पर आना। ठीक है ना। चलिए, और वन लाइनर भी अवेलेबल है, जिनको वन लाइनर लेना है लास्ट 6 मंथ का वन लाइनर भी ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ दोनों ले डालो। अगला, हाल ही में किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया? प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है पीएम मोदी का। तो पीएम मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है निधि तिवारी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा इनकी क्यों हो रही है? देखिए, प्राइवेट सेक्रेटरी और प्रधान सचिव, या कहें कि चीफ सेक्रेटरी, या कहें कि जो एडवाइज़र होते हैं, चीफ एडवाइज़र, ये सब तो अक्सर नियुक्त होते रहते हैं, रूटीन प्रोसेस है। लेकिन इनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है ये जानिए। एक्चुअली में ये वाराणसी से आती हैं, वाराणसी कैडर में थी, और ये 2014 बैच की हैं। ठीक है, 2014 बैच की हैं। अब इसके पीछे 2-3 चीज़ों को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही है, इस वजह से इनका मतलब खूब नाम हो रहा है। पहला ये कि देखो, इनको नियुक्त करने से एक तो ये काम पर आधारित है, मतलब इनका काम अगर देखोगे, इससे पहले भी ये उप सचिव के रूप में काम कर चुके हैं, कई पदों पर ये काम कर चुके हैं, और इनका जो भी जहां पर भी था वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो जाती है वो जबरदस्त था। ठीक है, तो एक तो ये कि काम वाली बात, कि काम अच्छा करेगा कोई अधिकारी अगर, तो एक संदेश जाएगा कि हाँ वो कम उम्र में भी पहुंच सकता है। अमूमन ये धारणा बनी रहती है कि भाई उस लेवल पर, मतलब आप समझो सचिव वगैरह तक बनना कोई आम बात नहीं होती है। आप अक्सर देखते हो, जब भी मैं बताता हूँ तो कभी बताता हूँ 1990 बैच के आईएएस हैं, या 1986 बैच के हैं, या 95 बैच के हैं, मतलब 2000 के उधर ही के रहते हैं, इधर वाले बहुत कम ही रहते हैं। मतलब इसका कि 25-30 साल वो आईएएस रहे होते हैं, उसके बाद जाकर सचिव के पद पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ 2014 में ही आईएएस बनी और मात्र 10 साल में यहाँ पर पहुंच गई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो लोगों के जो नए युवा अधिकारी बनकर जा रहे हैं, आईएएस बनकर जा रहे हैं, उनके अंदर ये संदेश जाएगा कि अगर हम मेहनत लगन से बढ़िया काम करेंगे तो हम भी पहुंच सकते हैं उस बड़े पद। तीसरा ये भी देखा जा रहा है कि ये पीएम मोदी के क्षेत्र से हैं, तो कहा सुनी बात ये भी हो रही है कि भाई वाराणसी से हैं, इसलिए वाराणसी के लोगों को खुश करने के लिए पीएम मोदी ने इनको नियुक्त किया है। खैर, जो भी हो, ये अब होंगी पीएम मोदी की निजी सचिव। अच्छा, पीएम मोदी या कहें पीएमओ में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे विभिन्न पदों पर होते हैं, उनको मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे लिस्ट। ठीक है, अब इसमें एक एक करके देखिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने शक्तिकांत दास जी के बारे में बताया था कि ये आरबीआई के गवर्नर थे ना, अभी तक 25वें नंबर के। अब ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिए गए,
और दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए, मतलब इनसे पहले एक और हैं ऑलरेडी। कौन है वो? प्रमोद कुमार मिश्रा या पीके मिश्रा। तो ये और ये दोनों हैं पर्सनल सेक्रेटरी। एक एक बात याद रखना, ये है मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव। अभी ये जो नियुक्त हुई हैं ये निजी सचिव नियुक्त की गई हैं, कंफ्यूजन ना होने पाए। ऑप्शन में ऐसे रहता है ऑप्शन और आप गलत करके चले आओगे, है ना, गलती मत करना। अजीत कुमार डोभाल जी ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। टीवी सोमनाथन जी ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सचिव हैं। अमित खरे जो हैं ये एडवाइजर हैं टू द पीएम, यानी कि पीएम मोदी के सलाहकार हैं, ठीक है। और तरुण कपूर भी सलाहकार हैं, एडवाइजर टू द पीएम। तो ये सलाहकार और ये मुख्य सचिव और वो प्राइवेट सचिव भी और भी हैं, जैसे विवेक कुमार हैं, ये भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये भी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। और निधि तिवारी ये भी हैं निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी। निम्न में से कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के कानूनी रूप में दर्जा देने के लिए मान्यता दी? तो देखो, क्रिप्टो परिसंपत्तियां जो हैं यानी क्रिप्टो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में ऑफिशियल मंजूरी देगा जापान। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक वर्चुअल करेंसी होती है जो माइनिंग के थ्रू वो जनरेट की जाती है ना। और इसकी वैल्यू आप देखो, क्योंकि ये लिमिटेड मात्रा में होती है तो इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और इसलिए सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसलिए वैल्यू इसकी बढ़ती जाती है। लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ती भी जाती है और अचानक से गिर भी जाती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम या नाम मात्र के देश जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को लीगल मानते हैं। हालांकि भारत सरकार भी इस पर लीगल मानने पर काम कर रही है, इसको लीगलाइज करने पर, जिसमें आरबीआई ने कहा था कि हम खुद की भी एक लॉन्च करेंगे क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जापान जो है ये क्रिप्टो से जितने प्रोडक्ट हैं इन सबको लीगल करेगा अपने देश में, ठीक है। तो आप जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन हो गया, डोजे कॉइन हो गया, डोजे कॉइन को आप देखते हो एलन मस्क को प्रमोट करते हैं, है ना, ईथर कॉइन हो गया, ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं, या कहें कि डिजिटल करेंसी हैं। या डिजिटल करेंसी तो कहना नहीं सही होगा, डिजिटल करेंसी एक प्रकार से है, लेकिन ये क्रिप्टो टाइप की डिजिटल करेंसी है, मतलब ये उसी प्रकार से जनरेट की जाती है माइनिंग करके ही, इंटरनेट के थ्रू। तो अभी एफएसए ने, एफएसए मतलब इसका फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी है जापान का, इसने ये कहा है कि 2026 तक जापानी संसद में इस संबंध में एक विधेयक लाएंगे और उसके बाद क्रिप्टो जो संपत्तियां हैं इनको वित्तीय उत्पाद के रूप में मान्यता दे देंगे, ठीक है। 2017 में जापान ने बिटकॉइन को भुगतान के लिए कानूनी साधन के रूप में दिया था, तो ये केवल बिटकॉइन के लिए था, अब सभी के लिए हो जाएगा। अगला, जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। अगला, हाल ही में इनिओचस नामक बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ किया गया है? इनिओचस ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और ये 2 वार्षिक है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। ये होगा ग्रीस में, ठीक है। 15 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें एक देश भारत भी शामिल है जो हिस्सा ले रहा है। यहाँ पर देखिए, इंडियन एयरफोर्स टू डिस्प्ले स्किल इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इन ग्रीस, तो ये हो रहा है। नाम इसका क्या है भाई? नाम है इनिओचस, इनिओचस 2025। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, एग्जाम में बन चुका है, तो आगे भी बनेगा, याद रखना, क्योंकि 2 वर्षों में एक बार होता है, तो इस बार हो रहा है तो भाई खास है ना। 30 मार्च से 11 अप्रैल तक चल रहा है, 15 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इसमें एक भारत भी है। एथेंस इसकी राजधानी होती है ग्रीस की, मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ। आप मैं अपने वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये रहा जैसे अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह, तुर्की छोड़ते हुए आओगे तो ये आपको मिलेगा ग्रीस। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि G20 जब समिट होस्ट किया था भारत ने, तो एक आईमेक डील पर हुआ था समझौता, है ना। आईमेक क्या था? आईमेक था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो ऐसे ही होकर जा रहा था, है ना। वो ऐसे ही होकर जा रहा था कि यहाँ इंडिया से यूएई होते हुए, यहाँ पे ओमान तो नहीं ले रहा था, वो यूएई होते हुए सऊदी अरब, फिर जॉर्डन, इजराइल होते हुए ये ग्रीस में आ रहा था, तुर्की को बाईपास कर रहा था, इसलिए तुर्की बीच में नाराजगी दिखाया था। खैर, इसराइल और यहाँ से बीच में निकल रहा था, तो बीच में इसी चीज को रोकने के लिए अमेरिका वालों ने युद्ध छिड़वा दिया दोनों के बीच में, है ना, मसाला डालकर। अमेरिका वाले जो है ना, पीछे इन्हीं का हाथ रहता है। खैर, तो ये जो होता ये ग्रीस को ही जोड़ता, तो ग्रीस जुड़ता तो इससे फायदा क्या होता कि भारत यूरोप से कनेक्ट हो जाता ये कॉरिडोर के जरिए, और व्यापार हम लोग का बढ़ने लगता। ग्रीस से जाता, फिर यहाँ जॉर्जिया मेलोनी के यहाँ जाता, इटली में, है ना, उनको थोड़ी छोड़ेंगे, तो यहाँ पर भी जाता, और उसके बाद फिर ये यूरोप को कवर करता भारत। लेकिन बीच में अड़ंगा डाल दिए ये इसराइल हमास वाले, है, लड़ाई शुरू हो गई और कूद पड़े। तो ग्रीस ये कनेक्ट, ग्रीस में ही पहला ओलंपिक हुआ था आधुनिक वाला, ये भी पता होना चाहिए आपको, 1896 में हुआ था,
है ना। प्रेसिडेंट इसके हैं कॉन्स्टेंटिनियोस तासोलास, मुद्रा इसकी यूरो होती है। अगला, हाल ही में 37वां कथक महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? कथक महोत्सव, कथक आप जानते हो ना, उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत में भी अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह ऑप्शन में रहे तो वो आप सबसे बेटर रहेगा आपके लिए, उसको लगाइएगा। लेकिन अगर जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं तो आप दिल्ली हो गया, हरियाणा होगा, इसको भी लगा सकते हो, है ना। खासकर उत्तर भारत ही दिया रहेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश दिया रहेगा। तो कथक महोत्सव जो हुआ है ये अभी दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, लेकिन है लोक नृत्य पूरे उत्तर भारत का, प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, कथक महोत्सव। तो 37वां इसका आयोजन, जो महोत्सव आयोजित किया गया, ये दिल्ली में हुआ। कथक एक नृत्य है, नृत्य की शैली है। 6 दिवसीय अवधि था। संगीत नाटक अकादमी कथक केंद्र में आयोजन किया गया है, 37th एडिशन इसका। और इस महोत्सव में विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी शामिल था। श्रीमती प्रणामे भगवती इस महोत्सव का नेतृत्व किया। और देखो, इनका नाम आप याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कथक की नृत्यांगना है, तो श्रीमती प्रणामे भगवती। कथक के प्रमुख कलाकारों में बात करें अगर, तो बिरजू महाराज का भी नाम आप याद रखना, ठीक है, अभी कुछ साल पहले इनका निधन हुआ था, तो ये भी याद रखना, उनका नाम बहुत ज्यादा सम्मान से लिया जाता है कथक के क्षेत्र में। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने मेडल्स जीते? तो टोटल मेडल जीते हैं दोस्तों भारत ने 10, टोटल 10 मेडल आए जिसमें एक गोल्ड है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, 1 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। तो इंडिया ने एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में 10 मेडल टोटल जीते हैं। 25 से 30 मार्च तक अम्मान जॉर्डन में ये आयोजन किया गया था। ओके, अच्छा, गोल्ड मेडल में किसने जीता है? मनीषा भानवाला ने जीता है, महिलाओं के 62 किलोग्राम के भार वर्ग में। तो ये गोल्ड मेडल आपसे ज्यादा वो है, पूछा जा सकता है। सिल्वर मेडल में दीपक पूनिया, उदित, रितिका हुड्डा ये 3 पाए हैं, बाकी ब्रॉन्ज मेडल की ये विजेता हैं। अगला, हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर माई भारत लॉन्च किया? तो बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर या छुट्टियों का कैलेंडर लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, MY भारत के नाम से, माई भारत। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है, अभी मन की बात कार्यक्रम में इसकी घोषणा की इन्होंने। माई भारत जो होगा ये बच्चों के लिए होगा हॉलीडे स्पेशल, मतलब कि हॉलीडे पर एक एक दिन उनको डेडिकेट किया गया है कि आज कुछ ये सीखें, आज कुछ ये सीखें, नई नई स्किल, और वो प्रैक्टिकल स्किल, है ना। रट्टन विद्या वाला नहीं कि जो उठा करके किताब वो दे देते हैं टीचर लोग कि लो भैया इतना, इतने से इतना तक पहाड़ा लिख कर आओ, है ना। मतलब जितने दिन छुट्टी नहीं उसका 2 गुना तो होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब वो नहीं होगा, यहाँ पर ये कहा गया है कि माई हॉलीडे कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा और उस कैलेंडर के थ्रू एक एक दिन का टास्क रहेगा कि आज कोई नया क्रिएटिव करे, बच्चे कुछ नया सीख पाए, है ना। तो मन की बात कार्यक्रम में ये इन्होंने कहा हुआ है, जिसे नई कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। इसमें जल संरक्षण, वस्त्र से प्रबंधन, योग बढ़ावा देना, इन सब पर भी इन्होंने जोर दिया और साथ ही साथ इस मन की बात पे इन्होंने बात किया। एक जो सबसे ज्यादा बात इन्होंने चर्चा उठाई इस बार के मन की बात कार्यक्रम में, वो था टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को लेकर, टेक्सटाइल वेस्ट को लेकर एक नया टर्म आया है, काफी सोशल मीडिया पर चर्चे में भी है। टेक्सटाइल वेस्ट जो है क्या है कि जैसे आप देखते हो ना, आप में घरों में भी कि साल भर में 15 कपड़े, 20 कपड़े, 50 कपड़े ले डालते हो, लेकिन पहनते 2-3 हो, बाकी सब धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। और हर साल हर घर से 50 कपड़े जो हैं वो वेस्ट में जा रहे हैं, तो वो टेक्सटाइल है एक्चुअली में। और वो टेक्सटाइल वेस्ट इकट्ठा होता चला जा रहा है, तो वो इकट्ठा हो रहा है तो उसका कैसे रिसाइकिल करके नया यूज किया जाए। अभी मैं गया था, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी गाँव गया था एक बार, तो वहाँ देखा था ना, एक आए हुए थे, कहाँ से, लुधियाना से या कहीं से आया हुआ था बंदा। वो ऐसे कपड़े बटोर रहा था गाँव-वाँव से और उसकी रज़ाई बना करके और अलग-अलग तरीके से कारपेट वगैरह बना करके दे रहा था। ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रीसाइक्लिंग का। है ना? तो इस छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं उसको ऑब्ज़र्व किया करो। ये रिसाइक्लिंग का एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है और इससे मतलब आप देखते हो कारपेट बने रहते हैं, कपड़ों से बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और तरह-तरह की कलाकृतियाँ बनाए जा सकते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे आपका जो टेक्सटाइल वेस्ट है वो बाहर नहीं जाएगा, उसका यूज़ हो जाएगा, जिसे रिसाइक्लिंग कहेंगे। किस राज्य सरकार ने नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा पंजाब में। पंजाब सरकार ने घोषणा की है। अभी इनकी ये घोषणा कल भी मैंने आपको बताया था, जब इन्होंने बताया था कि झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में ये क्या करेंगे, तेंदुआ सफारी स्थापित करेंगे। कल बताया था ना आपको। इन्हीं के साथ इन्होंने ये भी घोषणा की कि 10 करोड़ रुपए, टोटल 15 करोड़ ये खर्च करेंगे। शुरुआत में 10 करोड़ खर्च करेंगे, ठीक है।
बाद में ये 5 करोड़ और खर्च करने की बात की है। इसको खर्च करके ये नंगल को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान सिंह जो हैं ये वहां के सीएम हैं। ये तो नहीं है भगवंत मान सिंह, ये वहां के सीएम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल ये रिपोर्ट यूनेस्को ने पब्लिश की है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने पब्लिश की है कि भाई बच्चे जो हैं वो प्राइमरी विद्यालय में, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के दौर में, प्राइमरी विद्यालय ये सरकारी वाला नहीं, प्राइमरी मतलब कि 1 से 5 तक की कक्षा में जो भी विद्यार्थी चाहे सीबीएसई में पढ़ते हो चाहे जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, अगर वो प्राइमरी अभी एजुकेशन ले रहे हैं तो उस टाइम उनको पौष्टिक भोजन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पोषण युक्त भोजन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए अपना ये मिड डे मील योजना भी चलाया गया था भारत सरकार की तरफ, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि बहुत सारे गरीब, बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ बच्चे न्यूट्रिएंट नहीं पाते हैं, पोषक तत्व तो नहीं पाते हैं सही समय पर, तो उन बहुत प्रकार के रोग से वो पीड़ित हो जाते हैं आगे चल करके, है ना। विकास ठीक से नहीं हो पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, मोटापा बढ़ता है, भोजन असुरक्षा जैसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है यूनेस्को की जिसमें बताया गया है कि भाई दुनिया भर में लगभग 47% प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं जो स्कूल भोजन जिनको मिलता था, लेकिन इसमें कई भोजन पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है, आंद्रे अजूले इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। एक बार फिर से आप सबका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो कल मैंने पूछा था उसको पहले देख लेते हैं, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल पूछा था मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी महिला बनने वाली यानी सेकेंड लेडी बनने वाली पहली भारतीय मूल की कौन बनी? तो वो बनी ऊषा वेंस। ठीक है, इसके अलावा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश के हैं? तो अमेरिका में है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन के समापन सत्र के मुख्य अतिथि कौन थे। इसके अलावा भारत के किस राज्य में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करने की कोशिश करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप ई बुक वगैरह जा करके ले लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।